बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ डॉक्टर सादिक अली। आज हमारा इंटरनल मेडिसिन में जो न्यू सिस्टम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड ऑफ हेमाटोलॉजी। ठीक है जी। सो हेमाटोलॉजी इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम, और इसमें बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज है जो आप लोगों को करने चाहिए। ठीक है जी। सबसे पहले इसमें जो हेमाटोलॉजी के अंदर हम डिस्कस करने जाएंगे द बिग टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड ऑफ अनीमिया। और आप लोगों को पता है अनीमिया का मतलब होता है कि व्हेनेवर देयर इज डिक्रीज HB लेवल, जब हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाए, डिक्रीज HB लेवल विच रिजल्ट पेलर, जिसकी वजह से पेशेंट को हम देखते हैं एंड द पेशेंट लुक लाइक पेलर, दैट इज कॉल्ड ऑफ अनीमिया। ठीक है जी। सो डिक्रीज HB विच रिजल्ट पेलर में इज कॉल्ड ऑफ अनीमिया। लेकिन जब अनीमिया को हम पढ़ते हैं तो इसके अंदर जो ओवरऑल फीचर्स होते हैं, क्लिनिकल फीचर, पेशेंट विल लुक लाइक पेलर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्पनिया, इजी फटीगेबिलिटी एटसेट्रा। लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ अनीमिया, हर एक अनीमिया की एक खास किस्म की फीचर्स होती है जो हम अभी कंडीशंस के साथ साथ वो डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। लेकिन जब हम अनीमिया की बात करते हैं तो हमें इसकी क्लासिफिकेशन आनी चाहिए कि व्हाट आर द डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया। ठीक है जी। एनआरई स्टेप 1 एग्जाम के अंदर जो इसकी क्लासिफिकेशन है वो हम डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ MCV, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। नॉर्मली जो मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम है ये 80 से लेके 100 फेब्रोलीटर होता है। लेकिन बाज अनीमिया ऐसे होते हैं जिसमें MCV वैल्यू 80 से कम होती है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं माइक्रोसिटिक अनीमिया। तो माइक्रोसिटिक अनीमिया और दोस अनीमिया वेयर MCV वैल्यू इज लेस देन 80। ठीक है जी। और कुछ अनीमियाज ऐसी है जिसमें MCV वैल्यू मतलब ये है कि 80 टू 100 के दरमियान होती है, उसको हम कहते हैं नॉर्मोसिटिक अनीमिया, दैट इज कॉल्ड नॉर्मोसिटिक अनीमिया। फिर इसके बाद आप लोग देखें, अगर MCV वैल्यू किसी भी अनीमिया के अंदर 100 से ज्यादा होगी तो इसको हम मैक्रोसिटिक अनीमिया, जिसको हम इनडायरेक्टली मेगालोब्लास्टिक अनीमिया भी कह सकते हैं। तो यहाँ से तो पहली स्लाइड से ये चीज याद रखें कि डिपेंडिंग अपॉन दी mean corpuscular volume, anemia are classified into three types. Those anemia where MCV less than 80, think about microcytic, जो 80 टू 100 है वो नॉर्मोसिटिक है, और अगर 100 से ज्यादा है तो उसको हम मैक्रोसिटिक कहते हैं। ठीक है जी। अब हम डिस्कस करेंगे कि माइक्रोसिटिक क्या है, नॉर्मोसिटिक एंड मैक्रोसिटिक। सो दैट इज वेरी वेरी इजी टू डू इट। तो जस्ट लेट्स सी एंड स्टार्ट व्हाट इज मेंट बाय माइक्रोसिटिक अनीमिया। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज मेंट बाय माइक्रोसिटिक अनीमिया। ठीक है जी। सो माइक्रोसिटिक अनीमिया के बारे में बात करेंगे एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। देखिए बहुत आसान है। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ से एक कंसेप्ट बनाते हैं तो वो हमारे लिए जो है ना बहुत सारी चीज़ें आसान कर देगा। दिस इज दी हीमोग्लोबिन, और अनीमिया के अंदर जो हीमोग्लोबिन लेवल है दैट इज वेरी वेरी डिक्रीज। बट जो हीमोग्लोबिन है इसके अंदर भी दो चीज़ें हैं, एक साइड पे हीम है, दूसरे साइड पे ग्लोबिन होता है। सो हीम एंड ग्लोबिन, दीज आर द टू पार्ट्स ऑफ हीमोग्लोबिन। अब ये जो हीम है इसके अंदर मजीद फिर दो चीजें होती है। ठीक है जी। हीम कंसिस्ट ऑफ आयरन, इसके अंदर क्या होता है, आयरन। बट जो आयरन हीम के अंदर होता है इसको हम फेरस आयरन कहते हैं, Fe+2। और इसके अंदर एक रिंग होती है जिसको हम कहते हैं प्रोटोफोरपायरिन, दैट इज कॉल्ड प्रोटोफोरपायरिन रिंग, इसको हम कहते हैं। तो प्रोटोफोरपायरिन और हीम, ये प्रोटोफोरपायरिन और आयरन ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, हीम बनाती हैं। और जो ग्लोबिन है ये अमाइनो एसिड से बना होता है जिसके अंदर 2 अल्फा चेन्स होते हैं और 2 बीटा चेन्स होते हैं। तो ऐसा हीमोग्लोबिन जिसमें ग्लोबिन के अंदर 2 अल्फा और 2 बीटा होते हैं इसको हम HbA या एडल्ट हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है जी। अब एग्जाम क्वेश्चन क्या है, मिसाल के तौर पे कि इस सब के अंदर कोई भी ऐसी चीज जो प्रॉपर तरीके से ना बन पाए और उसकी वजह से जो अनीमिया होगी वो हमारे पास क्या है, दैट विल बी माइक्रोसिटिक अनीमिया। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे, सॉरी, मिसाल के तौर पे ये जो आयरन है अगर बॉडी को ये नहीं मिलेगी, मिसाल के तौर पे आप इमेजिन करें तो पेशेंट हैविंग आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, इसका मतलब ये है कि आयरन डेफिशिएंसी है। अब जब आयरन बाहर से नहीं मिलेगी तो हीम नहीं बनेगी, जब हीम नहीं बनेगी तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी, और जब ये वाला हीम पार्ट नहीं बनेगी, ग्लोबिन अकेला रहेगी, तो ओवरऑल साइज छोटी हो जाएगी। तो ऐसा माइक्रोसिटिक अनीमिया जिसमें बाहर से किस चीज़ की कमी हो, आयरन, तो उसको हम कहते हैं आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, दैट इज कॉल्ड आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया।
फिर एक और कंडीशन है, कुछ लोगों में कोई क्रोनिक कंडीशन या डिजीज होती है लाइक ऑटो इम्यून डिजीजेस या सम कैंसर वगैरह, जिसमें बैक्टीरिया कंज्यूम करने के लिए बॉडी की आयरन इस्तेमाल करती है। तो उन लोगों के अंदर क्या होता है कि जो लोग क्रोनिक कंडीशन के अंदर आयरन ले रहे होते हैं, तो वो हेप्साडेन जो एक मॉलिक्यूल होता है, लीवर बनाता है, वो रिलीज होके आयरन को साइड पे कर देती है और उसको बैक्टीरिया से हाइड कर देती है। लेकिन हम आयरन बैक्टीरिया से साइड पे कर लेते हैं, लेकिन फिर जो नॉर्मल आयरन है वो हीमोग्लोबिन के लिए अवेलेबल नहीं होती। तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। तो इसमें जस्ट इतना याद रखें कि किसी भी क्रोनिक डिजीज के अंदर, चाहे वो ऑटो इम्यून डिजीज है, चाहे वो कैंसर है, उसमें अगर बॉडी को आयरन मिले भी बट वो हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस में इस्तेमाल ना हो जाए, तो उसको हम अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज कहते हैं। तो ये तो आयरन डेफिशिएंसी में बाहर से आयरन होती नहीं है और इसमें आयरन आती है बट हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस में इस्तेमाल नहीं होती, क्योंकि क्रोनिक डिजीज के अंदर जो हेप्साडिन है ये उसको हाइड करती है इन दी स्टोरेज फॉर्म। ठीक है जी। फिर इसके बाद आते हैं, अगर आयरन वाला पार्ट बिल्कुल ठीक है, बॉडी को आयरन आ भी रही है और बॉडी को आयरन ब्लड के अंदर मिल भी रही है, बट मसला प्रोटोफोरपायरिन रिंग में है। तो ऐसा अनीमिया जिसमें प्रोटोफोरपायरिन का मसला हो और ये ना बने, तो फिर हीम नहीं बनेगी, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी। तो ऐसा अनीमिया जिसमें मेन इशू वो प्रोटोफोरपायरिन रिंग के अंदर होता है, इसको हम सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया कहते हैं। दैट इज कॉल्ड सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया। और आखिर में चौथे नंबर पे, अगर प्रोटोफोरपायरिन भी है, आयरन भी है, मतलब ये दोनों मौजूद है, हीम भी बनता है, बट ग्लोबिन के अंदर मसला हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, तैलेसीमिया कहते हैं। तो प्लीज आप लोग जहाँ पे भी एनीमिया के बारे में पढ़ते हैं, तो अगर फिर तैलेसीमिया के अंदर मसला अल्फा चेन में है तो अल्फा तैलेसीमिया, बीटा चेन में है तो बीटा तैलेसीमिया। लेकिन तैलेसीमिया is a type of anemia where the problem lies in the globin chain and it will result microcytic hypochromic anemia, which is very very important to understand। अब कहने का मतलब ये है, जो आप लोगों को समझना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, वो ये है कि चाहे आयरन वाले मसले में प्रोटोफोरपायरिन या ग्लोबिन, इन सब की वजह से जितनी भी अनीमिया होती है माइक्रोसिटिक, इसमें एमसीवी की जो वैल्यू है वो 80 से कम होती है। तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया एंड थैलेसीमिया, ये चारों में से कोई भी एग्जाम के अंदर आ जाए, ऑलवेज थिंक अबाउट द एमसीवी विल बी लेस देन 80। ठीक है जी। अब इसमें सबसे पहले आते हैं कि व्हाट इज आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, कि मतलब एग्जाम के अंदर अगर इसका सवाल आता है तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स है जो आप लोगों ने समझने हैं। ठीक है जी। मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि जो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है इनकी वजूहात क्या है। नंबर वन, या तो हम फूड के अंदर आयरन का इस्तेमाल कम करें, दैट इज कॉल्ड डिक्रीज इनटेक। डिक्रीज इनटेक से मुराद ये है कि आयरन जो है वो मतलब ये है कि बाहर से कम मिले। क्रोनिक ब्लीडिंग, अगर कोई जीआईटी अल्सर है जिसमें क्रोनिक ब्लीडिंग हो रही है, तो उसकी वजह से भी आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होगी। फिर इसके बाद आप लोग लिख सकते हैं ड्यूडिनल पैथोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग स्टार करें, एग्जामिनर विल टेस्ट इट अपॉन दिस क्वेश्चन ड्यूडिनल पैथोलॉजी। वो आप लोगों को एक क्वेश्चन बताएगा कि ऐसा ऑर्गेनिज्म बताए जो ड्यूडिनम को डैमेज करता है और उसकी वजह से आयरन की जो अब्जॉर्प्शन है वो खराब हो जाती है और उस वजह से आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है। उसका नाम है एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनले। तो एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनले केन का ड्यूडेनल प्रॉब्लम, और आयरन की नॉर्मल अब्जॉर्प्शन ड्यूडेनम से होती है। तो एनी पैथोलॉजी विच टारगेट अब्जॉर्प्शन साइड फ्रॉम द आयरन, दे विल कॉज आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। ठीक है जी। तो इसमें ये चीज आप लोगों ने जरूर याद रखनी है। अब आते हैं हिंट्स की तरफ, एग्जाम क्वेश्चन की तरफ। इसमें जो पेशेंट है, नंबर वन, एक तो वो पेलर होते हैं, नंबर टू शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, क्योंकि हीमोग्लोबिन लेवल कम है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी वो कम होती है, सो देयर विल बी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इवन सांस लेने में दुश्वारी, डिस्पनिया। और ये लोग अगर थोड़ा सा भी काम करते हैं तो दे कैन डेवलप इजी फटीगेबिलिटी। तो ये सिम्टम जब भी आते हैं, दीज आर दी सिम्टम्स ऑफ व्हाट आंसर इज अनीमिया। लेकिन अगर इसके अंदर आप लोगों को मुझे ये बता दें कि भाई मिसाल के तौर पे ये बच्चों में, अगर बच्चों में यही सिम्टम आ जाए और इसके साथ साथ ये ऐड हो जाए, दैट इज कॉल्ड ऑफ पाइका। पाइका से मुराद होता है ईटिंग ऑफ अनयूजुअल थिंग, हैबिट ऑफ ईटिंग अनयूजुअल थिंग। मिसाल के तौर पे बच्चों में अनीमिया के सिम्टम हो और वो मट्टी खाते हैं, वो रेत खाते हैं, जिस तरह बहुत सारे
बच्चे पेरेंट्स लेके आते हैं कि डॉक्टर साहब ये जो है वो मिट्टी खाते रहते हैं। तो हैबिट ऑफ अनयूजुअल थिंग दैट इज कॉल्ड पाइका। थिंक अबाउट आयरन डिफिशियंसी अनीमिया, कि जब आयरन की कमी होती है बच्चों के अंदर तो अनीमिया के सिम्टम तो होंगे, बट इसके साथ जो स्पेसिफिक फाइंडिंग है दैट इज कॉल्ड पाइका। और यहाँ पे देखिए, अगर वो ये बताते हैं कि सिम्टम ये वाले है, बट और एग्जामिनेशन स्पून शेप्ड नेल भी है, क्या है, स्पून शेप्ड नेल। और अगर नेल जो है वो स्पून शेप बन जाए तो इसको हम कहते हैं कोइलोनिकिया, दैट इज कॉल्ड कोइलोनिकिया। तो क्वेश्चन इज दैट कि ऐसा एनीमिया जिसमें बड़ों के अंदर, ये हम एडल्ट्स की बात करते हैं, इसमें कोइलोनिकिया या स्पून शेप नेल आ जाए विच इज इजी टू ब्रेक, अगेन दैट विल बी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो जैसे कि आप लोगों को पहले बताया था कि अगर नॉर्मली नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग ऑफ एनीमिया लाइक पेलर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्पनिया, फटीग, ये सारी चीजें आ जाए, बट वो बच्चों में स्पेसिफिक ये भी बताए कि बच्चे मटकाते हैं, बच्चों में हैबिट ऑफ अनयूजुअल चीजें हैं, दैट विल बी पाइका। तो ये स्पेसिफिक फाइंडिंग है आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया। और बड़ों के अंदर जो स्पेसिफिक फाइंडिंग है आयरन डिफिशिएंसी में, वो स्पून शेप्ड नेल होती है, ठीक है जी। इसके बाद अब आते हैं इंपोर्टेंट वन दैट इज कॉल्ड लैब इन्वेस्टिगेशन। अगर आप आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया को एक्सपेक्ट करते हैं तो सबसे पहले आप एक टेस्ट करते हैं दैट इज सीरम आयरन, ठीक है जी। फिर आप यहाँ पे लिखे दैट इज कॉल्ड सीरम फेरेटिन। हम सीरम आयरन के साथ सीरम फेरेटिन चेक करते हैं। फेरेटिन इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन। बॉडी के अंदर जब आयरन की लेवल ज्यादा हो जाए तो फिर जिस शक्ल में ये बॉडी के अंदर स्टोर होती है दैट इज कॉल्ड फेरेटिन परसेंट सेचुरेशन। और यहाँ पे लेके दैट इज कॉल्ड TIBC। TIBC स्टैंड फॉर टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। अब थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। बॉडी के अंदर अगर हम ब्लड में देखें तो इस तरह प्रोटीन्स होते हैं, एंड दीज प्रोटीन कैन कैरी आयरन। दोज प्रोटीन which can carry iron in the blood they are called of transferrin. So transferrin help in the transferring of iron. अब इस ट्रांसफरिन के अंदर मिसाल के तौर पे यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे, ये सारे के सारे आयरन हैं। तो ट्रांसफरिन ब्लड के अंदर क्या करता है, ट्रांसफरिंग दी आयरन। अब अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो सीरम आयरन विल बी डिक्रीज, ठीक है जी। फिर अगर आयरन कम है तो स्टोरेज फॉर्म भी कम होगी, सीरम फेरेटिन विल आल्सो डिक्रीज। अब जितना आयरन ट्रांसफरेंट के साथ कंबाइंड होता है, अटैच होता है, इसको परसेंट सिचुरेशन कहते हैं। लेकिन अब इस केस के अंदर आयरन डेफिशिएंसी है, तो आयरन अगर कम होगी तो यहाँ पे अटैचमेंट भी कम होगी, तो परसेंट सेचुरेशन विल बी आल्सो डिक्रीज। अब जो ट्रांसफरिन है इसमें सीटें खाली है। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, ये चाहती है कि मुझे आयरन ज्यादा से ज्यादा अटैच हो जाए, बट आयरन तो है नहीं, तो TIBC क्या होती है, वो इंक्रीज होती है। तो प्लीज रिमेंबर कि ऐसा अनीमिया जिसमें ऑल द लैब इन्वेस्टिगेशन विल बी डिक्रीज एक्सेप्ट TIBC, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, थिंक अबाउट आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। और इसमें हम का स्पेसिफिक और पोलीमार्ट सिरप जो है वो पेशेंट को देते हैं, जिससे हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को ओवरकम करते हैं, ठीक है जी। दैट इज व्हाट ऑल अबाउट यू पीपल मस्ट नो फ्रॉम द कोर ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। फिर यहाँ पे कभी कभार एग्जामिनर ये भी पूछता है कि व्हाट इज मेंट बाय प्लमर विंसन सिंड्रोम, ठीक है जी, प्लमर विंसन सिंड्रोम, ठीक है। इसके बारे में तीन चीजें याद रखें। प्लमर विंसन सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ ट्राइएड। नंबर वन, इस पेशेंट के अंदर देर इज डिस्फेजिया, क्या होता है, डिस्फेजिया। तो डिस्फेजिया होता है, ठीक है जी। फिर आप लोग लिख सकते हैं आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, दैट इज कॉल्ड आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। तो डिस्फेजिया, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज कॉल्ड एसोफेजियल वेब। क्योंकि एसोफेगस के अंदर अगर ग्लूकोजल आउटग्रोथ हो जाए टुवर्ड द ल्यूमेन, इट विल मेक द ल्यूमेन नैरो। और जब एसोफेगस के अंदर ल्यूमेन नैरो हो जाती है तो फिर फूड नॉर्मली नीचे नहीं जा सकती। तो आप लोगों को याद रखना चाहिए कि एनी कंडीशन विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय dysphagia, iron deficiency anemia and esophageal web, that is called Plummer-Vinson syndrome। और आप लोगों को पता है प्लमर विंसन वॉज टू कुली, और नाउ डेज ये तो बहुत पहले लोगों ने ये सिंड्रोम निकाली थी, आजकल ये दोनों मर चुके हैं। डाई, तो डाई के अंदर डी फॉर डिस्फेजिया, आई फॉर आयरन डेफिशिएंसी एंड एसोफेजियल वेब। तो अगर एग्जाम के अंदर आ जाए कि वो कौन सी सिंड्रोम है जिसके अंदर आयरन डेफिशिएंसी इज अ पार्ट, दैट इज कॉल्ड प्लमर विंसन सिंड्रोम, ठीक है जी। सो दैट इज व्हाट ऑल अबाउट द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। इसके बाद अगर एक पेशेंट है, मिसाल के तौर पे
वो आप लोगों को एग्जाम के अंदर जो हिंट्स देंगे वो इस तरह देंगे, हिंट्स के लिहाज से कि वो आप लोगों को बताएंगे कि हिस्ट्री ऑफ अल्कोहल, ठीक है जी, एक पेशेंट है वो अल्कोहलिक है, ठीक है जी, या और वो बताएगी कि हिस्ट्री ऑफ यूजिंग आइसोनियाजिड, आइसोनियाजिड इज वन ऑफ द एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट, मतलब ये वो ड्रग है जो हम टीबी की ट्रीटमेंट में देते हैं, तो आइसोनियाजिड, या वो ये बताएगी लेड पॉइजनिंग, ठीक है जी, ये तीन चीजें जो है ये टारगेट आती हैं और एग्जामिनर लव टू आस्क सच टाइप ऑफ सिनेरियो, ठीक है। फिर इसके बाद जो पेशेंट है प्रेजेंट विद, फॉर एग्जांपल प्रेजेंट विद अनीमिया, मतलब इसके बाद आयरन अनीमिया हो जाए और प्लस इसमें लेके सीरम आयरन इज वेरी हाई, इसका मतलब यह है कि सीरम आयरन या तो नॉर्मल है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आइदर वो ये बताएंगे कि सीरम आयरन नॉर्मल है या जनाब थोड़ी सी हाई है, लेकिन कभी भी वो लो नहीं होती, तो थिंक ऑफ डैश, इसका मतलब यह है कि अभी मैंने आप लोगों को कुछ देर पहले बताया कि जो हीम है, हीम ये दो चीजों से मिलकर बनी होती है, वन इज फेरस आयरन, अनदर इज प्रोटोफोरपायरिन। अब देखिए प्रोटोफोरपायरिन बनाने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए, दे आर टारगेटेड बाय अल्कोहल, दे आर टारगेटेड बाय आइसोनियाजिड एंड दे आर टारगेटेड बाय लीड पॉइजनिंग। तो ये तीनों चीजें जो आप लोगों को बता चुका हो, ये सारे के सारे किसको टारगेट करते हैं, इस प्रोटोफोरपायरिन को। अगर ये ना बने तो हीम नहीं बनेगी, अगर आयरन आएगी तो आयरन विल बी नॉर्मल और अ लिटिल बिट हाई, बट प्रोटोफोरपायरिन जो है वो नहीं बनेगी। तो अगर लीड पॉइजनिंग, आइसोनियाजिड यूज और अल्कोहलिक, इसकी वजह से कोई अनीमिया आती है जिसमें आयरन कम अज कम नॉर्मल होता है, थिंक अबाउट उस केस के अंदर दैट विल बी सिडरोब्लास्टिक अनीमिया, ये हमारे पास क्या होगी, सिडरोब्लास्टिक अनीमिया होती है। और इसमें जो आयरन है ये सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के इर्द गिर्द इस तरह जनाब डिपोजिशन करेगी, क्योंकि इसको प्रोटोफोरपायरिन मिलेगी नहीं, तो वी कैन से दिस आयरन विल फॉर्म अ रिंग अराउंड द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। इसको हम इन्वेस्टिगेशन के अंदर कहते हैं रिंग सिड्रोब्लास्ट, क्या कहते हैं, रिंग सिड्रोब्लास्ट इसको कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया ये आइसोनियाजिड यूज की वजह से अल्कोहलिक पेशेंट में और लेड पॉइजनिंग में होती है। लेड पॉइजनिंग के अंदर एक चीज आप लोगों को बताता चलो, इसके अंदर जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें एक एबनॉर्मल फाइंडिंग आती है जिसको हम कहते हैं बेजोफिलिक स्टिफलिंग। तो आप लोगों को अगर एग्जाम के अंदर आ जाए कि ऐसा अनीमिया जिसमें फॉर एग्जांपल आयरन जो है वो ठीक है बट कोई पॉइजनिंग की वजह से अनीमिया हुआ है जिसके अंदर प्रोटोफोरपायरिन का मसला है, बट इन्वेस्टिगेशन शो कि देयर इज बेजोफिलिक स्टिफलिंग, तो बेजोफिलिक स्टिफलिंग इज हॉल मार्क ऑफ लेड पॉइजनिंग, ठीक है जी। अब आप लोग कहोगे कि व्हाट इज मेंट बाय बेजोफिलिक स्टिफलिंग, बेजोफिलिक स्टिफलिंग जो है वो है क्या, ठीक है जी। बेजोफिलिक स्टिफलिंग का मतलब होता है इट इज द एग्रीगेट्स ऑफ राइबोसोम are segments or fragment of ribosomal RNA that is precipitating throughout the cytoplasm of the cell। ये लेड जो है ये राइबोसोमल आरएनए को फ्रेगमेंट कराती है, टुकड़ों टुकड़ों में कन्वर्ट करके उसकी एग्रीगेट्स बनाती है सेल के अंदर, जिसको बेसोफिलिक स्टिफलिंग कहते हैं। सो दिस व्हाट ऑल अबाउट द सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया। और इसकी जो ट्रीटमेंट है दैट इज कॉल्ड इटियोलॉजी स्पेसिफिक, इसका मतलब यह है कि जो काज है वो हम पहले रूल्ड आउट करते हैं और उस काज को ट्रीट करते हैं, देन वी कैन ट्रीट दिस कंडीशन, ठीक है जी। फिर इसके बाद एक और कंसेप्ट की तरफ आते हैं, हैंड्स की तरफ आते हैं, जो एग्जाम के अंदर आता है, ठीक है जी। तो हैंड्स आप लोग लिखे, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल कि अ चाइल्ड ब्रॉट टू चाइल्ड ब्रॉट टू क्लिनिक विद सुवियर अनीमिया, एक बच्चा है जो क्लिनिक में लेके आए हैं पेरेंट्स विद सीवियर एनीमिया, पुअर एपिटाइट, पुअर एपिटाइट वो ये भी बता सकते हैं कि डेवलपमेंटल डिले, ठीक है जी, डेवलपमेंटल डिले। और इसके बाद आप लोग लिख सकते हैं कि ऑन एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन जो बच्चा है वो पेलर है, एंड देयर इज फ्रंटल बोसिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। और जो फ्रंटल बोसिंग है इसकी जो स्कल बोन है वो बाहर की तरफ आ चुकी है, जिसकी वजह से उसकी जो फेस अपेयरेंस है दैट इज एबनॉर्मल एंड दैट इज कॉल्ड चिपमंक फेस। इसको क्या कहते हैं, चिपमंक फेस। चिपमंक फेस इन लोगों को इनअफेक्टिव एक्स्ट्रा मेडुलरी एरिथ्रोपोइसिस की वजह से होती है, ठीक है। तो ऐसा सिवियर अनीमिया बच्चों के अंदर जिसमें पेलरनेस, फ्रंटल बोसेस एंड एबनॉर्मल फेसेस, चिपमंक फेसेस हो, देन थिंक अबाउट थैलेसीमिया, थिंक ऑफ थैलेसीमिया, ये किसके अंदर होता है, थैलेसीमिया के अंदर होता है, ठीक है जी।
अब थैलेसीमिया में दो तीन चीजें आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो चीजें आप लोग को यहाँ पे हाईलाइट करूंगा वो भी क्लियर करें, दैट विल बी इजी इजी टू अंडरस्टैंड। जो ग्लोबिन है इसमें दो चीज याद रखें, मतलब इसमें टू अल्फा चेन्स हैं और यहाँ पे देखें टू बीटा चेन है। थैलेसीमिया का जो क्वेश्चन है वो स्टूडेंट प्रॉपर तरीके से हल करेगा जब वो ये वाला कंसेप्ट सीखेगा कि जो टू अल्फा चेन होते हैं इनको बनाने के लिए नॉर्मली जो जीन्स चाहिए दे आर फोर जीन्स, वी कैन से फोर जीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा चेन्स। फिर ये जो चारों जीन्स है ये किस कहाँ पे होते हैं, दीज फोर जीन लाइज ऑन क्रोमोसोम 16, ये क्रोमोसोम 16 पर होते हैं। फिर ये जो बीटा चेन है इनको बनाने के लिए जो जीन चाहिए दे आर टू जीन एंड दे आर लोकेटेड इन दी व्हाट आंसर इज 11 क्रोमोसोम। तो कहने का मतलब ये है कि फोर जीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर दी टू अल्फा जीन अल्फा चेन विच लाइज ऑन क्रोमोसोम 16, और जो बीटा चेन है उसके लिए टू जीन्स चाहिए और ये कहाँ पे होते हैं 11 नंबर क्रोमोसोम पे। अब सवाल ये है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर इन चारों में से एक जीन नहीं है तो फिर अल्फा चेन नहीं बनेगी, इसको कहते हैं वन जीन डिलीशन अल्फा थैलेसीमिया। अगर दो जीन नहीं है और दो है तो फिर भी नहीं बनेगी, उसको टी टू जीन डिलीशन अल्फा थैलेसीमिया। और अगर थ्री जीन नहीं है एक है तो उसको थ्री जीन डिलीशन अल्फा थैलेसीमिया। और अगर चारों के चारों नहीं है, मिसाल के तौर पे कि अगर फॉर एग्जांपल अल्फा चेन बनाने के लिए चारों के चारों जीन जो है वो काम नहीं कर रहे, वो है नहीं, इसको हम कहते हैं सुवियर अल्फा थैलेसीमिया। इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसका एबनॉर्मल शेप बनता है, इसको एच बी बार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, एच बी। इसमें जो हीमोग्लोबिन के अंदर मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये बताता हूँ कि हीमोग्लोबिन जब बनता है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। एक देखिए जो हमारे पास क्या होता है कि एच बी बार्ट होता है, जिस तरह आप लोगों को बताया है कि इसमें एच बी बार्ट बनता है, ठीक है जी। और एच बी बार्ट जब बन जाए दिस इज एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन वेयर नो अल्फा चेन इज फॉर्म। तो अगर ये बच्चों में होगा एंड बिफोर द बर्थ दैट कैन कॉज डेथ ऑफ द फीटस ड्यू टू कंडीशन नोन एज हाइड्रोप्स। ये क्या करा सकता है, hydrosplerosis. It is a condition which is characterized by accumulation of excess fluid in the body before the birth in the fetus. तो आप लोगों को अगर एग्जाम में आ जाए कि अगर मिसाल के तौर पे अल्फा चेन बनाने के लिए थ्री जीन जो है वो डिलीट हो जाए तो उसमें जो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगी उसको एच बी एच कहते हैं। तो ये एमसीक्यूज तो आप लोग पहले क्लियर करें कि एच बी एच अगर आ जाए इट्स मीन कि थ्री जीन डिलीशन अल्फा थैलेसीमिया है। और अगर एच बी बार्ट आ जाए तो फोर जीन डिलीशन अल्फा थैलेसीमिया है। और इसके अंदर यूजुअली जो बच्चे हैं वो बिफोर द बर्थ जो है वो मर जाते हैं ड्यू टू हाइड्रोस फैटेलस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब यहाँ पे जो बीटा चेन है इसके अंदर क्या होता है, टू जीन है। अगर इसमें एक जीन ना बने और बीटा चेन जो है बने बट एक जीन का मसला हो तो उसको बीटा थैलेसीमिया माइनर कहते हैं जो एसिम्प्टोमेटिक है। और अगर ये दोनों जीन ना बने तो उसको कहते हैं बीटा थैलेसीमिया मेजर। और जो बीटा थैलेसीमिया मेजर है इसका दूसरा नाम है पोलिस अनीमिया। अनीमिया को डायग्नोस करने के लिए स्पेशली फॉर थैलेसीमिया वी कैन डू एच बी इलेक्ट्रोफोरेसिस। एच बी इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इसको हम डायग्नोस करते हैं। और इसकी जो ट्रीटमेंट है थैलेसीमिया की दैट इज कॉल्ड क्रोनिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन। लेकिन जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन फॉर लॉन्ग रन में करते हैं तो हमें सिर्फ ये केयर करना पड़ता है कि सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोस ना हो जाए। और लास्ट पॉइंट, ये जो बातें बता रहा हूँ अपने लेक्चर को पोस्ट करके ये हैंडी पॉइंट्स की शक्ल में ले जाए, क्योंकि हर एक चीज में इसलिए नहीं लिखता ताकि कुछ चीज में लिखूँ कुछ चीज में बताओ, लेकिन आप लोग सारी चीजें नोट करें और एग्जाम से पहले उसको रिवाइज करें। लास्ट क्वेश्चन कि विच ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ ए प्लास्टिक क्राइसिस। अगर एग्जाम के अंदर आ जाए कि वो कौन सी ऑर्गेनिज्म है जो थैलेसीमिया के पेशेंट में क्या करा सकती है, ए प्लास्टिक क्राइसिस। और ए प्लास्टिक क्राइसिस लीड टू बोन मेरो सप्रेशन दैट इज कॉल्ड पार्वो वायरस B19। इसका मतलब ये है कि जो पार्वो वायरस B19 है इट इज वन ऑफ द वायरस which increases the risk of aplastic crisis in case of thalassemia. So that is what all about all the microcytic hypochromic anemia। इन सब के अंदर जो ओवरऑल MCV वैल्यू है that should be less than 80। तो see you soon with another lecture। Thank you so much। अल्लाह हाफिज़।